इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 12 के बारे में और ये चैप्टर बताएगा फ्रिक्शन के बारे में। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने फोर्स और प्रेशर के बारे में पढ़ा था। जब हम लोग उस चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने जाना कि फोर्स का मेनली दो टाइप होता है। पहला होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट फोर्स का एक टाइप फ्रिक्शन होता है, यानी कि एक कॉन्टैक्ट फोर्स में ही फ्रिक्शन आता है, क्योंकि फ्रिक्शन जब लगता है तो दो एलिमेंट हमेशा कांटेक्ट में रहेगा। तो इस चैप्टर में हम लोग उसी फ्रिक्शन के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फिर फ्रिक्शन कैसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है, फ्रिक्शन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, हम सबके लिए, जितने भी इस धरती में लोग रहते हैं उनके लिए क्यों ज़रूरी है, कैसे हम लोग फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, और व्हील्स यानी कि चक्का फ्रिक्शन कैसे कम करता है, और फिर हम लोग जानेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में, यानी कि जो ज़मीन पे फ्रिक्शन नहीं लगता है उसके बारे में। तो इस चैप्टर में फ्रिक्शन के लेकर के आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने का प्रयास किया जाएगा। तो देखो, आपने कभी ना कभी ये देखा होगा कि ट्रक जो है वो धीरे हो जाता है जब ट्रैफिक सिग्नल के पास आता है। यानी मान लो ये ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है, यहाँ पे अगर रेड हो गया तो ट्रक जो है वो धीरे धीरे, मतलब पूरा स्पीड में आ रहा है, वो धीरे हो जाएगा। क्या होता है ना कि वहाँ पर ब्रेक लगाया जाता है ड्राइवर के द्वारा। जैसे ही वो ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो चक्का जो है वो घूमना धीरे धीरे बंद कर देगा, और व्हीकल जो है वो, यानी कि जो व्हीकल है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वो धीरे धीरे स्लो होगा तो वो ट्रैफिक सिग्नल के पास आते आते वो रुक जाएगा। तो क्या आपने सोचा है कि ऐसा कैसे हो गया, है ना, कि जब उसने ब्रेक लगाया तो ये आकर के रुक कैसे गया? इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में। अच्छा, एक बात और, मान लो कि आप दौड़ रहे हो कहीं, ठीक है, दौड़ते दौड़ते आप और आपका दोस्त दोनों साथ में दौड़ रहा है। आपके दोस्त का पैर केले के छिलके पर पड़ गया, आपका पैर केले के छिलके पर नहीं पड़ा। ठीक है, तो आप स्ट्रेट खड़े हो, अभी आप गिरे नहीं, बल्कि आपका दोस्त का पैर केले के छिलके पर पड़ गया और वो स्लिप करके गिर गया। तो ऐसा कैसे हो गया कि उसका पैर अगर केले के छिलके पे पड़ा तो वो स्लिप करके गिर गया और आप नहीं गिरे, है ना? तो इन सब का जो आंसर है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन का फोर्स। देखो, जब ट्रक ड्राइवर साहब ने अप्लाई किया ब्रेक, तो वो चक्का जो घूम रहा था, जो व्हील जो वो घूम रहा था, उसमें वो घूमना बंद हो गया। जब वो घूमना बंद हुआ तो वो फ्रिक्शन के कारण, मतलब कि आप कह लो कि उसके अपोजिट फोर्स लगना हो स्टार्ट हुआ, यानी कि जो व्हील था जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसके अपोजिट साइड में फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, इसलिए वो रुक गया। इसके लिए हम एक एक्टिविटी लेते हैं। देखो, आप अपना टेबल पे पढ़ाई कर रहे हो, मान लेते हैं अभी, ठीक है, और पढ़ाई ही कर रहे होगे। अब पढ़ाई कर रहे हो तो आपका बुक को जो है पुश कर दो। ठीक है, मान लो कि आपका बुक यहाँ पे है और आपने इसको थोड़ा सा पुश कर दिया, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं। थोड़ा दूर जाकर के आपका बुक रुक जाएगा। ऐसा कैसे होगा कि आपका बुक रुक गया जबकि आपने उसको बस पुश किया था और आप सोच रहे थे कि वो हमेशा के लिए बाहर चला जाए, है ना? तो होता क्या है, जिस डायरेक्शन में, मान लेते हैं कि आपका ये हाथ है, आपने ये बुक को इधर पुश किया था, जिस डायरेक्शन में आप पुश कर रहे हो उसका उल्टा डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, और इसी फोर्स को हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं। अगर आप अपना बुक अपने राइट साइड में डालोगे तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो लेफ़्ट साइड में लगेगा। अगर आप लेफ़्ट साइड में अपना बुक को पुश करोगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा राइट साइड में लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसका उल्टा डायरेक्शन में एक फोर्स हमेशा लगता है, और उसको बोलते हैं हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का ट्रक ड्राइवर भाई साहब जो है, उन्होंने जब ब्रेक मारा तो चक्का जिस डायरेक्शन में वो मोशन जा रहा था उसका उल्टा साइड में एक फोर्स लगा, और अंत में जाकर के वो चक्का घूमना बंद कर दिया और वो गाड़ी जो है वहीं पर रुक गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है उसको क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या तो बढ़ सकता है या वो घट सकता है। तो वो जानने के लिए एक बहुत छोटा सा एक्टिविटी करा जाएगा। एक्टिविटी कुछ ये है कि आप एक सेल ले लो, ठीक है, एक ये इस तरह का सेल ले लो। अब इस सेल को अपने स्टडी टेबल पर थोड़ा सा दूर के लिए रोल करो। ठीक है, ऐसे करके रोल कर दो। देखो कि आपका जो सेल है वो कितना दूर जाता है। ओके, मान लेते हैं कि आपका सेल यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, अब दूसरी बारी क्या करो, दूसरी बारी आप इस प्रकार का एक
पट्टा ले लो, ठीक है। इस प्रकार का आप एक स्लाइड करने के लिए एक लकड़ी ले लो या फिर बुक ले लो या फिर कुछ भी, या फिर अपना पैड ले लो, ठीक है। और यहाँ पर अपना सेल रखो और छोड़ दो, फिर देखो कि आपका सेल कहाँ जाता है। दोनों को आप क्या करना, बस मेज़र कर लेना। तो आप देखोगे कि जब आपने इस पट्टे पर रख के सेल छोड़ा तो वो ज़्यादा दूर तक गया, ठीक है। और जब आपने नॉर्मल रोल किया था तो वो कम दूर तक गया था, ठीक है। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि जब आपने सीधा उसको रोल किया ज़रा सा हल्का सा तो वो कम दूर ट्रैवल किया, बट आपने जब पट्टा पे रख के उसको छोड़ दिया तो वो ज़्यादा दूर ट्रैवल किया। क्या इसमें जो सरफेस है उसका कोई फैक्टर है, क्या वो कुछ रीज़न प्ले कर रहा है या फिर कुछ और बात है, आप सोचो। तो देखो, फ्रिक्शन जो है वो हमेशा इर्रेगुलर सरफेस पर होता है ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपका जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, जैसे कि ये टेबल मान लेते हैं, ठीक है। ये टेबल स्मूथ आपको लग रहा है देखने में, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा इर्रेगुलरिटी है। इर्रेगुलरिटी यानी कि जैसे ये आपको लग रहा है कि मेरा टेबल जो है एकदम पूरा पॉलिश्ड है, एकदम पूरा स्लिप है, बहुत ज़्यादा उसमें स्लिप करेगा चीज़ें। बट होता क्या है कि उसमें जब आप अच्छे ध्यान से देखोगे या जब बहुत गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो टेबल है वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है। और जब वो ड्यूरासेल का आपका जो सेल है वो जब ऐसे जा रहा था तो क्या हो रहा था, उसमें आपका जो सरफेस है, मतलब आपका जो टेबल का सरफेस है उसमें इर्रेगुलरिटीज़ है ना, इर्रेगुलर है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, कभी ऊपर है कभी नीचे है। जब तक इर्रेगुलरिटी सरफेस पर नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन नहीं हो सकता है, ये हमेशा ध्यान रख लो। देखो, हम लोगों का जो ट्रक था वो रोड पे ब्रेक लगा उसमें और वो रुक गया। अब रोड में आप देखो कि कहीं गिट्टी है कहीं गिट्टी नहीं है ना, कितना भी स्मूथ वो बन जाए बट उसमें कहीं पर स्पेस होता है कहीं पर स्पेस नहीं होता है। तो इस प्रकार से वो इर्रेगुलर सरफेस है, इसलिए हमेशा इर्रेगुलर सरफेस पर ही फ्रिक्शन लगता है। कई बार आपको जो चीज़ें, जैसे कि ये चीज़ हो गया, आपको या टेबल हो गया, आपको लगेगा कि ये बहुत स्मूथ है, इसमें इर्रेगुलरिटी नहीं है, बट जब आप उसको गौर करके देखोगे या जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो सरफेस भी काफ़ी ज़्यादा इर्रेगुलर होता है। तो अब यहाँ पर जो आपने ड्यूरासेल बैटरी को छोड़ा था तो क्या होगा, ये देखो अब यहाँ पर ये कुछ सरफेस है ना, ये देखो सरफेस ऑफ टेबल, सरफेस ऑफ बुक। यहाँ पर आप गौर करो, ये वाला एरिया पर आप गौर कर सकते हो, उसमें देखोगे आप इर्रेगुलरिटी है, तभी वहाँ पर फ्रिक्शन हो रहा है। अब होता दरअसल ये है कि जिस डायरेक्शन में आपने फेंका है ना, जिस डायरेक्शन में आपने सेल को मूव कराया, वो क्या हो रहा है, जैसे ही यहाँ पर आपका मान लेते हैं ये बुक है और ये अपना टेबल है, तो ये जो हवा वाइट दिख रहा है ना, ये वाइट वाला हवा है, ठीक है, ये उसको लॉक कर देता है। जब आपने फोर्स लगाया, इतना फोर्स कम से कम आपको लगाना पड़ेगा कि जो हवा वाला एरिया यानी कि जो वाइट वाला एरिया है इसको वो ओवरकम कर ले, यानी कि उससे ज़्यादा जितना फोर्स से वो वाइट वाला एरिया को कब्जा किया हुआ है उससे ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपका चीज़ जो है, यानी कि यहाँ पर अभी बुक जो है वो आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर इफ़ अ रफ सरफेस इज़ इन्वॉल्व, यानी कि अगर रफ सरफेस रहेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा और अगर रफ सरफेस नहीं रहेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगेगा। यहाँ पर ये भी आप देख सकते हो कि ये वाला एरिया जो है ये इसलिए ज़्यादा दूर पहुँच गया आपका जो बैटरी है, क्योंकि इसको पहले से मोमेंटम मिल चुका था, वो डायरेक्ट पहले नीचे आया और फिर वो पहुँच गया, ठीक है, इसलिए। अब इससे आप एक और चीज़ समझ सकते हो कि जैसे हम लोगों ने जाना कि इर्रेगुलरिटी सरफेस में होगा तब ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा, जैसे आप एक शीशा ले लो, उसमें साबुन रगड़ दो, जितना साबुन रगड़ सकते हो, उसमें पूरा अगर बबल आ गया और फिर आप उसमें बॉल करो तो एकदम बहुत ज़्यादा वो सरफेस में एकदम मतलब बहुत ज़्यादा स्लिपी सरफेस हो गया, तो वहाँ बहुत कम फ्रिक्शन लगेगा। वहीं अगर आप रोड पे बॉलिंग करोगे या रोड पे दौड़ोगे या रोड पे कोई भी बॉक्स को मूव करना चाहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है इर्रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा इंक्रीज़ करेगा जब दो सरफेस, यानी कि ये हमारा रोड वाला सरफेस है, ये हमारा बॉक्स है, इसमें इरेगुलरिटी ज़्यादा हो गया, ये हमारा घर वाला सरफेस है और इसमें बॉक्स है, इसमें इरेगुलरिटी कम है, तो इसलिए जिसमें ज़्यादा इरेगुलरिटी होगा उतना ज़्यादा हम लोग को फोर्स लगाना पड़ेगा।
अब आपके आने वाले क्लास के लिए कुछ कुछ टर्म याद कर लो। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि ऐसा फोर्स जो कि कोई, जैसे देखो कोई ऑब्जेक्ट जो है स्टैटिक स्टेट में, यानी कि वो बस खड़ा है अपनी जगह पर। फॉर एग्जांपल अलमारी बस अपनी जगह पर खड़ा है, आपने उसको मारा पुश, ठीक है। जब आपने पुश किया तो जो फोर्स से आपने उसको पुश किया और अलमारी अगर हिल गया, ठीक है, अगर अलमारी हिल गया तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। उसको बोलेंगे मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि आपने जितना फोर्स लगाया और वो स्टैटिक से मूविंग मतलब मूव करने लगा तो वो हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और जितना फोर्स लगाया वो हो गया मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। वहीं पर अगर फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग, यानी कि अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट मूव करते जा रहा है, उसमें जितना फोर्स लगेगा आपको उसको चलाने में, एग्जांपल के तौर पे आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, लेट से आप बाइक चला रहे हो, पर चलाना मत अभी आपका एज नहीं है। लेट से आप बाइसाइकिल चला रहे हो, बाइसाइकिल चलाने में आपको जितना फोर्स लगेगा एक स्पीड पर बाइसाइकिल चलाने में, लेट से 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपको बाइसाइकिल चलाने में जितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब आप सोचो कि अगर आपका एक बाइसाइकिल है, ठीक है, मान लेते हैं आपका एक बाइसाइकिल है, वो उस पर आप जस्ट मतलब वो अपना घर पे खड़ा है, आप उसको ले करके आगे बढ़ोगे, ठीक है, वो अपनी जगह पर खड़े हैं, आप उसको ले करके आगे बढ़ोगे, तब आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा। या फिर आप स्ट्रेट रोड में जा रहे हो 10 किलोमीटर के स्पीड से और आपको उस स्पीड को मेंटेन करने में ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब आपका जो साइकिल है वो खड़ा है, उसको निकालने में आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा मेज़र करेगा, वो ज़्यादा उसमें दम लगेगा, उसको ज़्यादा फोर्स लगेगा उसको हटाने के लिए, उसको मूव करने के लिए। चलो एक और एग्जांपल ले लो। मान लो कि आप घर का गैस सिलेंडर रोल करते हुए ले जा रहे हो, इनफैक्ट रोल नहीं, उसको बस ड्रैग करते हुए पुश करते हुए ले जा रहे हो, बट आपको मान लेते हैं ये आपका घर है, यहाँ पर आपका गैस सिलेंडर है, आप उसको पुश करते हुए ले जा रहे हो, बहुत ताकत लग रहा है, बट आप यहाँ से उसको ऐसे इंक्लाइन कर दिए, जैसे हम लोगों ने इस चैप्टर इस एक्सरसाइज में देखा था, हम लोगों ने उसको इंक्लाइन पट्टे पर रख दिया और वहाँ से बस छोड़ दिया, ठीक है। तो वो जो फ्रिक्शन था वो हो गया हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और जो फ्रिक्शन जो आप उसको रोल पुश कर रहे हो वो हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो आपको ज़्यादा लगेगा, है ना, आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा उसको मूव करने में, बट आप उसको जस्ट छोड़ दोगे तो उसमें आपको कम फोर्स लगेगा। तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा बड़ा होता है। अब हम लोग जानते हैं अगला टॉपिक के बारे में, ये है फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल, यानी कि फ्रिक्शन ऐसा होता है जो हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है पर वो अच्छा नहीं है, ठीक है, वो हमारे लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। चलो आपने कभी भी मिट्टी का जो ग्लास होता है छोटा सा जिसमें चाय पीते हैं, वो कभी होल्ड किया है? आई होप सो किया होगा। अगर वो होल्ड कर किए हो और घर का जो ग्लास है वो होल्ड किए हो, तो आप बताओ कि ज़्यादा इजी होल्ड करने में कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है वो जो मिट्टी वाला कुल्हड़ है, ठीक है। तो ऐसा कैसे? तो जो मिट्टी वाला कुल्हड़ है उसमें ज़्यादा रफ सरफेस है और जो ग्लास है स्टील वाला ग्लास उसमें कम रफ सरफेस है। ज़्यादा रफ सरफेस है इसका मतलब फ्रिक्शन जो है वो इसमें ज़्यादा है, ज़्यादा फ्रिक्शन है तो आसानी से आप उसको होल्ड कर सकते हो। इसमें कम फ्रिक्शन है यानी कि वो स्लिप करेगा, तो इसलिए आपको इसको अच्छी तरीके से ध्यान देके होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। आप एक मार्बल ट्रैक पे चल रहे हो, आपका घर में मार्बल लगा हुआ है, उसमें चलना आपको आसान होता है, या आप ज़मीन पे चल रहे हो, नॉर्मल ज़मीन पे जहाँ पर मिट्टी उट्टी है उसमें चलना आपको आसान होता है? तो ऑब्वियस सी बात है जब आप खाली ज़मीन पे चल रहे हो उसमें चलना आसान है। ऐसा अगेन इसलिए क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा है, ठीक है, और आपका जो मार्बल है उसमें फ्रिक्शन का कमी है, इसलिए आपको वहाँ पर चलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि फ्रिक्शन के कारण हमारा चलना आसान हो रहा है, हमारा जीवन थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। अब जो फ्रिक्शन है, अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो क्या हम चल पाते कभी? बिल्कुल नहीं चल पाते। मान लो कि मार्बल में भी थोड़ा बहुत इरेगुलरिटी है, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि कोई भी जो स्मूथ सरफेस आपको दिखता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटी रहता है, अगर आप ध्यान से देखो तो मार्बल में भी इरेगुलरिटी है। अब अगर मान लो कि मार्बल और चिकना कर दिया जाए, मतलब उसमें एकदम इरेगुलरिटी जीरो कर दे, फ्रिक्शन अगर जीरो कर दे, तो आपका पैर और सरफेस के बीच में कोई भी गैप नहीं रहेगा, कोई भी होल्ड करने के लिए फोर्स नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप
कोई चीज़ अगर चल रहा है और अगर कहीं पर फ्रिक्शन है ही नहीं तो वो कभी भी स्टॉप नहीं होगा। लेट्स से कि आप अपना बाईसाइकिल चला रहे हो और आप अपना बाईसाइकिल 10 का स्पीड में ले गए, ठीक है। अब कहीं पर फ्रिक्शन है ही नहीं तो आप ब्रेक मारोगे तो वो रुकेगा कैसे? रुकेगा ही नहीं, है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? हमेशा उल्टा साइड में लगता है। तो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो आप उस डायरेक्शन में जाते रहोगे, जाते रहोगे, जाते रहोगे, जाते रहोगे, ठीक है, और कभी नहीं रुकोगे अगर वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा तो। इसलिए फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अच्छी तरीके से अपना जीवन चला सकें, और हमारे जीवन में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक बात और, जब आपका शूज़ है या आपका जो चप्पल है वो देखो आप 15-20 दिन के बाद या फिर 1 महीना 2 महीना के बाद वो उसका जो सरफेस है ना वो थोड़ा सा ख़त्म होना शुरू हो जाता है ना, वो मतलब वियर आउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वियर आउट होना इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि ज़मीन में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के कारण ये सब जो दाग है ये सब फ्रिक्शन के कारण लगना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे जैसे फ्रिक्शन के कारण लगना स्टार्ट होता है तो वो शू का जो सोल है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो अच्छी बात है कि हम लोगों के लिए फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन के कारण हम लोग चल पाते हैं, हम लोग अलग अलग काम कर सकते हैं, तो हमारे लिए ये मतलब एवल कैसे हुआ? तो एवल हुआ कैसे हुआ? तो ये क्या करता है, मटेरियल्स को वेयर आउट कर देता है, यानी कि उसको ख़राब कर देता है, उसको ख़त्म करने में ये मदद करता है। जैसे कि अभी हम लोग चप्पल का एग्जांपल दिए, तो चप्पल में क्या था? फ्रिक्शन था, ज़मीन पे फ्रिक्शन है, चप्पल और ज़मीन के बीच में फ्रिक्शन लगता है, इसलिए चप्पल का जो सोल है वो या जूते का जो सोल है वो ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे, है ना। या फिर आप देखो घर पे जो मैच स्टिक है, मैच स्टिक में जब आप मैच स्टिक जब निकालते हो, जब आप उसे जलाते हो, आग मतलब मैच स्टिक में जब आप आग लगाते हो तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि ये वाला जो एरिया है ये वाला बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन के कारण वो वाला एरिया में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, धीरे धीरे वो वियर आउट हो जाता है, यानी कि वो ख़त्म होने लगता है, उसका जो रफ सरफेस है वो, ठीक है। साथ ही साथ जब आप मैच स्टिक को उस रफ सरफेस में लगाते हो तो उसमें फायर लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? तो फ्रिक्शन, अच्छा ये फायर क्यों लगा? क्योंकि फ्रिक्शन से हमेशा हीट निकलता है। दूसरा ये कॉन्सेप्ट, फ्रिक्शन से हीट निकलता है, ठीक है। फ्रिक्शन से हीट निकलता है, इसलिए जब मशीन्स वगैरह चलती हैं तो काफ़ी ज़्यादा उससे हीट एनर्जी निकलता है और एनर्जी काफ़ी निकलता है। एग्जांपल के तौर पे देखो, जब कार है, ठीक है, कार में जब गाड़ी चल रही है तो इंजन जो है वो इंजन जो है वो काम करता है अपना। जब इंजन काम करता है तो अलग अलग चीज़ें काम करती है, जब अलग अलग चीज़ें काम करती है तो उससे हीट निकलता है। इसलिए जब आप कार के पास जाओगे ना तो आपको थोड़ा बहुत हीट का एहसास होगा, क्योंकि जब वो रफ सरफेस पे चल रहा है, मतलब रोड पे चल रहा है, तो वहाँ पर फ्रिक्शन हो रहा है। जब वो फ्रिक्शन हो रहा है तो जैसे हमने बताया कि मशीन जब ऑपरेट करता है फ्रिक्शन में तो हीट जनरेट होता है। अब हीट जनरेट होगा तो बहुत सारा एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी भी है और ये हमारे लिए एवल भी है, ठीक। अब हम लोग समझते हैं इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी कि कैसे हम लोग फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं और कैसे हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जितना देर अभी हम लोग डिस्कस किए, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हम लोग इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं फ्रिक्शन को और रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। देखो, अगर फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करना है तो रफ सरफेस बढ़ा दो, इरेगुलर सरफेस बढ़ा दो, और अगर फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है तो उतना ही सरफेस को स्मूथ कर दो। जैसे कि ये देखो, टायर है, ये ट्रक का टायर है, ठीक है। ट्रक का टायर में क्या किया गया है? रफ सरफेस जो है वो बढ़ा दिया गया है ताकि इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा हो सके। अब अगर मान लो कि बहुत तेज़ी से ट्रक आ रहा है, वो अगर ब्रेक लगाएगा और ट्रक में ज़्यादा रफ सरफेस नहीं होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं होगा, तो वो रुकेगा ही नहीं। अगर रुकेगा नहीं तो कितना दिक्कत हो सकता है ना। तो इसलिए जो फ्रिक्शन है वो बढ़ाने का तरीका है कि उसमें रफ सरफेस को हमेशा बढ़ा दिया जाए, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे एक और ले लो, कबड्डी का जो प्लेयर होता है ना वो हमेशा पाउडर लगा लेता है या फिर कुछ सॉइल से अपना हाथ रगड़ देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर सॉइल को हाथ में रब करेगा तो उससे रफ सरफेस हाथ में बढ़ेगा, और जब वो कबड्डी प्लेयर दूसरे कोर्ट में जाएगा छूने के लिए या फिर टच करने के लिए या फिर उसको टैकल करने के लिए, तो वो रफ सरफेस के कारण फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और वो अच्छे तरीके से पकड़ सकेगा। अब दूसरा एग्जांपल देखो, अगर आप कैरम बोर्ड खेल रहे हो, कैरम बोर्ड में बहुत ज़्यादा अगर रफ सरफेस बीच बीच में हो गया तो आपको स्ट्राइकर मारने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। आप स्ट्राइकर मार नहीं सकोगे और उसमें जो अलग अलग जो ये है गोटी है उसको आप पिला नहीं सकोगे, ठीक है। इसलिए क्या डाला जाता है? उसमें पाउडर डाला जाता है। पाउडर डालने से क्या होता है? ये जो सरफेस है कैरम का वो चिकना हो जाता है। जैसे ही
जैसे ही सरफेस चिकना होगा तो आपको स्ट्राइकर मारना आसान हो जाएगा, है ना, स्ट्राइकर मारना आसान हो जाएगा और आप अच्छे से गेम खेल सकते हो। तो इससे हम लोग ये समझ गए कि अगर हम लोग को सरफेस अगर हम लोग को फ्रिक्शन बढ़ाना है तो सरफेस जो है उसको ज़्यादा रफ़ कर दो, और अगर हम लोगों को फ्रिक्शन कम करना है तो हम लोगों को पाउडर यूज़ करना पड़ेगा या लुब्रिकेंट यूज़ करना पड़ेगा। अब लुब्रिकेंट क्या होता है, तो कुछ कुछ मशीन्स में लुब्रिकेंट देना पड़ता है ना। लुब्रिकेंट देने से क्या होता है कि फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है। अब हम लोगों ने देखा था कि जब मशीन्स में फ्रिक्शन होगी तो वहाँ से हीट एनर्जी निकलेगा, हीट एनर्जी निकलेगा तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगा, इसलिए वहाँ पर लुब्रिकेंट दिया जाता है ताकि जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए, हीट एनर्जी कम निकले और वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी कम हो जाए। ठीक है, हालांकि कुछ कुछ मशीन में ये बोला जाता है कि लुब्रिकेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर उन मशीन में फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो वो हादसे को शिकार हो सकता है। अब बूझो का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या हम लोग कभी भी फ्रिक्शन को जीरो कर सकते हैं लुब्रिकेंट लगा लगा के? सोचो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचो और बताओ उसका आंसर। ठीक है, अब व्हील रिड्यूसेस फ्रिक्शन। एक बात और, जब आप फ्रिक्शन के लिए इनफैक्ट जब आप ऑब्जेक्ट में व्हील लगाओगे तो उससे फ्रिक्शन कम हो जाएगा। यहाँ पर देखो, जब आपने बुक को अपने टेबल पे जब थोड़ा सा दूर पुश किया तो वो थोड़ा दूर जा कर के रुक गया, बट आप एक काम करो, 3 पेंसिल लगा दो और उसके ऊपर एक अपना बुक रखो और ऐसे करके आप उसको जैसा पुश कर दो, फिर देखना कि ये थोड़ा ज़्यादा दूर तक जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि व्हील के कारण यहाँ पर जो पेंसिल है वो क्या कर रहा है, चक्के का काम कर रहा है इसका, है ना, ये चक्के का काम कर रहा है। जब ये व्हील के कारण फ्रिक्शन लगता है तो वो थोड़ा कम लगता है ना। इसलिए आप देखो, कभी भी गैस सिलेंडर जब आपका घर पर डिलीवर होगा ना तो वो क्या करेगा, गैस को नीचे गिरा देगा और वो उसको रोल करते हुए ले जाएगा। रोलिंग जो है, रोलिंग के कारण फ्रिक्शन कम हो जाता है और इसलिए रोलिंग के कारण जो फ्रिक्शन कम होता है इसलिए उसको गैस को सुला करके रोल करते हुए दूसरे जगह पहुंचा दिया जाता है। अब जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल करते हुए जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। एग्जांपल के तौर पे देखो, ये सिलेंडर गैस है, ठीक है, ये सरफेस है, इस पे वो रोल करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो अब इस सिलेंडर पे जो मोशन, ये मोशन इस तरफ है तो फोर्स किस तरफ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स उल्टा साइड में लगेगा। तो ये जो रेजिस्टेंस टू द मोशन होगा, टू द रोलिंग बॉडी होगा, उसको बोलेंगे हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और जब हम लोगों ने देखा था वहाँ पे पट्टा वाला कहानी कि बैटरी ड्यूरासेल का जो हम लोगों ने गिराया तो वो जो था वो ज़्यादा दूर तक गया। ठीक है, मतलब हम लोगों ने बस यहाँ से छोड़ दिया, वो स्लाइड करते हुए बहुत दूर तक चला गया। तो उस तरह का जो फ्रिक्शन होगा उसको बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब हम लोगों ने इसी चैप्टर में देखा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो हमेशा कम होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा रोलिंग फ्रिक्शन, यानी कि हम लोग कुछ इस तरह बोल सकते हैं। तो सबसे कम होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद होगा रोलिंग फ्रिक्शन, उसके बाद होगा सबसे कम होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद होगा रोलिंग फ्रिक्शन, उसके बाद होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि बॉल बियरिंग का यूज़ किया जाता है, यानी कि रोल करने के लिए। देखो यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, जैसे कि ये देखो बॉल बियरिंग का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, ये है एक और ये है एक। ठीक है, इसके बीच में देखो यहाँ पर बॉल सब है, बॉल सब क्या करता है, यहाँ पर रोल करता है। ठीक है, यहाँ पर रोल करता है। अब रोल करेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, फ्रिक्शन कम होगा तो इससे हीट कम निकलेगा, इससे हीट कम निकलेगा तो ये ख़राब जल्दी नहीं होएगा। ठीक है, इसलिए बॉल बियरिंग यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन का काम कर रहा है और इस प्रकार से इनफैक्ट वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का भी काम करता है क्योंकि बीच में लुब्रिकेंट है, और वो रोलिंग फ्रिक्शन का भी काम करता है, इसलिए यहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाता है और इसलिए वो जो है वो कम आपका जाकर के कम वो वियर एंड टियर होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में। फ्लूइड यानी कि आप समझ लो गैस और लिक्विड, साइंस में गैस और लिक्विड को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। जैसे कि हम लोग अभी सॉलिड ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रिक्शन तो लगाता है, साथ ही साथ फ्लूइड में भी फ्रिक्शन होता है। ठीक है, अब फ्लूइड यानी कि गैस और लिक्विड, जैसे कि पानी हो गया, अलग अलग चीज़ें हो गई, जैसे कि रोशीन पानी है ना, तेल ऑयल ये सब, तो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है इसको हम लोग बोलते हैं ड्रैग। क्या बोलते हैं इसको, ड्रैग। ठीक है,
अब जो फ्लूइड में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो उसके स्पीड पे डिपेंड करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के और फ्लूइड के स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा ड्रैग लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से हवाई जहाज उड़ रहा है तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि उस पर ड्रैग ज़्यादा लगेगा। कम स्पीड से अगर हवाई जहाज उड़ रहा है या फिर पानी में आप तैर रहे हो तो उस पर कम फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि कम आपका जो ड्रैग है वो लगेगा। साथ ही साथ जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट के शेप पर, जैसे कि आप अगर पानी में तैर रहे हो तो आपका शेप पर, और अगर कोई सूअर पानी में तैर रहा है तो उसके शेप पर भी वो डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने यहाँ जाना कि ड्रैग जो है वो शेप पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट का शेप जिस तरह होगा उस हिसाब से भी उस पर फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, अब आपको आगे बढ़ने के लिए फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स को, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। और अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करोगे तो आप चाहोगे कि जितना कम से कम फ्रिक्शन लगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि उतना हम लोगों को कम एनर्जी लूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया कि हम लोग क्यों नहीं नेचर से कुछ सीखें कि बर्ड जो है वो उड़ता है ना, आसमान में, या फिश जो है वो पानी में तैरता है, बट वो लोग कभी जल्दी मरते नहीं हैं, वो लोग काफ़ी दिनों तक रहते हैं। इसका मतलब भगवान ने कुछ ना कुछ ऐसा शेप बनाया होगा जो इन ड्रैग को, यानी कि जो फ्लूइड में फ्रिक्शनल फोर्स है उसको ओवरकम कर ले, है ना, और उसको एनर्जी कम से कम लूज़ करना पड़े। इसलिए हम लोगों ने एक अपना डिज़ाइन, जो एरोप्लेन है ये एकदम बर्ड के ऐसा डिज़ाइन है। देखो ये बीच में, ये इसका एक, ये इसका दो। हम लोगों का जो एरोप्लेन है वो भी कुछ इसी प्रकार है। ये बर्ड से हम लोग इसको एक तरह से लिए। ठीक है, अब जो भी हवा में उड़ता है उसका जो डिज़ाइन होता है वो हमेशा इस प्रकार होता है ताकि जो फ्लूइड फ्रिक्शन यानी कि जो ड्रैग है उसको कम से कम हम लोग यूज़ करें और कम से कम वो वियर एंड टियर होए। आई होप कि आपको फ्रिक्शन के बारे में कुछ कुछ समझ में आया। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, लुब्रिकेंट, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्लूइड, ड्रैग, कैसे हम लोग फ्रिक्शन बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोग उसको घटा सकते हैं, ये सब के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब आप अपना कॉपी निकालो, उसमें बॉल बियरिंग क्या होता है, ड्रैग, फ्लूइड फ्रिक्शन, इंटरलॉकिंग, लुब्रिकेंट, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ये सब डिस्क्राइब करो। एटलीस्ट 2-2 सेंटेंसेस में एक डिफिनेशन देना और एक उसका एग्जाम्पल बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ पूछना बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।